Radhe Radhe. So let's go for the new episode शौर्य का दुआ को बचाना। आरुष की बात सुनकर आयशा डर गई। उसने डरी हुई नज़रों से दुआ की तरफ देखकर उसे वहाँ से उठ जाने का इशारा किया। आयशा उठकर दूसरी सीट पर चली गई। आरुष होठों पर शैतानी स्माइल लिए दुआ के बगल में बैठ गया और बेशर्मों की तरह दुआ को देखने लगा। दुआ की नज़रें सामने थीं। वो प्रोफेसर के लेक्चर को ध्यान से सुन रही थी और आरुष उतने ही ध्यान से दुआ को देखे जा रहा था। दुआ जानती थी आरुष की नज़रें उस पर ही हैं, पर उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर नज़रअंदाज किया। करीब आधे घंटे बाद लेक्चर ख़त्म हुआ। प्रोफेसर के जाते ही दुआ ने भी अपने बैग लिया और हाथ में बुक्स ले निकलने लगी तो आरुष ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें पढ़ना था, तुम्हें पढ़ लिया, अब बातें भी कर लो। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमारा रास्ता छोड़ो, दुआ ने तेज़ आवाज़ में कहा। पर मुझे तुमसे करनी है ढेर सारी बातें, तो बैठो और मुझसे बात करो। देखो, हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, हम तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे, हमारा रास्ता छोड़ो, दुआ ने गुस्से से कहा। तुम्हें पता है तुम गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, आरुष ने बेशर्मी से कहा। तभी पल्लवी ने पीछे से कहा, आरुष ये क्या कर रहे हो? क्यों इस बहन जी की इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो? जाने दो ना इसे। पल्लवी की बात सुनकर आरुष ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, यू गेट लॉस्ट, आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तू नहीं, तो चल निकल। तुम मुझे छोड़ रहे हो इसके लिए? पल्लवी ने गुस्से से कहा। हाँ, तेरे लिए भी तो पहली वाली को छोड़ा था ना, बोलते हुए अंगड़ाई लेने लगा और अंगड़ाई लेकर बोला, मे बी वो क्या है ना, मेरा नेचर एक भंवरे जैसा है जो किसी एक फूल के ऊपर कभी नहीं बैठता, तो थोड़ा थोड़ा सभी फूलों को अपना मन बहलाता हूँ। अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और अब इस भंवरे का टाइम इस खूबसूरत फूल पर आ गया है। बोलते हुए उसने दुआ को तरफ देखा और अपनी एक आंख दबा दी। दुआ ने गुस्से में आरुष के गाल पर एक थप्पड़ रख दिया। आरुष ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी जुबान के साथ साथ तुम्हारे हाथ भी चलते हैं। आई लाइक इट। तुम टेढ़ी हो, मज़ा आएगा तुम्हें अपना बनाने में, और मैं अच्छा काम मैं आज अभी करूँगा। बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों की तरफ देखा। उसके चारों दोस्तों ने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकलकर क्लास की विंडो और डोर बंद करने शुरू कर दिए। तभी एक 3 से 4 लड़कों का ग्रुप दूसरे दरवाजे से अंदर आया। वो सीधा दुआ के पास आए और आते हुए बोले, तुम जाओ दुआ, इसे हम देख लेंगे। ये चारों वही लड़के थे जो पहले दुआ को परेशान करते थे, पर शौर्य की वार्निंग देने पर, उसके कहने पर वो कॉलेज में दुआ के बाकी के लड़कों से प्रोटेक्ट कर रहे थे। दुआ सौरभ के कहने पर जाने लगी तो आरुष ने कहा, तू क्या इसका भाई है जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है? आरुष की बातें का जवाब देते हुए रौनक ने कहा, हाँ, वो हम सबकी बहन है और तेरी भी। अबे तो साले, बहन होगी तेरी, मेरी तो गर्लफ्रेंड बनी है आज ही। आरुष की बात सुनकर विक्की ने लक्षित के कान में कहा, लगता है इसे उसके बारे में नहीं पता। लक्षित विक्की की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया। अबे साले, हंस क्या रहा है? ओए बंद कर दरवाज़ा, कोई बाहर ना जाने पाए। आरुष ने कहा तो उसके दोस्तों ने डोर बंद कर दिया। साले, जानता है कौन हूँ मैं, फिर भी मुझसे पंगे ले रहा है। बोलते हुए आरुष और उसके दोस्त सौरभ, लक्षित, विक्की और रौनक को मारने लगे। दुआ ये सब देखकर डर गई और डरकर दीवार से सट गई। चारों ने उनका सामना करने की खूब कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। आरुष और उसके दोस्त चारों पर भारी पड़ गए। उसके दोस्तों ने उन चारों को मारकर क्लासरूम से बाहर कर दिया। आरुष ने होठों पर शैतानी स्माइल लिए दुआ को देखने लगा और उसकी ओर बढ़ गया। दुआ पहले दीवार से सटी हुई थी,
वो खुद को ही खुद से समेट रही थी। दुआ के करीब आकर आरुष बोला, तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम आरुष मित्तल की गर्लफ्रेंड बन गई हो। पता है कितनी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तरसती हैं, और ये मौका मैंने तुम्हें दिया, और वो भी खुद। चलो अब जल्दी से आकर मेरे गले लग जाओ। दुआ के करीब आते हुए आरुष ने कहा, दूर करो, दूर रहो हमसे, छूना नहीं हमें, हम तुम्हें मार डालेंगे। इतने प्यारे प्यारे हाथों से मैं खुद ही मरने के लिए तैयार हूँ। आरुष बोलते हुए उसके करीब आ गया। दुआ ने उसे अपने इतने करीब आते देखकर उसे जोर से धक्का दिया और एक और थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। आरुष ने अपने गाल पर हाथ लगाया तो दुआ को घूरते हुए बोला, पहली बार मारा तो छूने का अंदाज समझकर माफ़ कर दिया, पर इस बार मारकर गलती कर दी तुमने। तेरे साथ इतने सारे प्यार से पेश आ रहा हूँ और तू जंगली बिल्ली की तरह मुझे नोच ही जा रही है। अपनी बात खत्म कर आरुष ने दुआ को हाथ पकड़ उसे दीवार की तरफ धक्का दे दिया। दुआ कल से भूखी थी, कुछ ना खाने की वजह से उसका शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया था। आरुष ने उस तरह धक्का देने से उसके हाथ में चोट लग गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़ा और गुस्से से आरुष को भीगी आंखों से देखते हुए बोला, तुम पछताओगे, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा? कौन नहीं छोड़ेगा? मुझे जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं पॉलिटिशियन है मेरे डैड, उनके आगे किसी की नहीं चलती, समझी? आरुष ने दुआ की बात का मजाक बनाते हुए कहा। आरुष आगे बढ़ा और दुआ के करीब जाकर बोला, एक किस और हक दे दे, प्रॉमिस तेरे को जाने दूंगा। दुआ ने फिर अपने दोनों हाथ आगे करते हुए उसे धक्का देना चाहा, पर इस बार आरुष ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया, उन्हें दीवार से लगा दिया। अगर थोड़ा सा कॉपरेट कर लेती तो क्या हो जाता? मुझे पर ज़बरदस्ती तो नहीं करनी पड़ती। अपनी बात खत्म करते हुए आरुष दुआ को किस करने के लिए उसके ऊपर झुकने लगा। दुआ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने अपनी आंखों को कसकर भींच लिया। आरुष के होठ दुआ के गाल को छू पाते इससे पहले ही आरुष को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा हो। जैसे ही उसकी गर्दन पर पकड़ मजबूत हुई, उसने मुश्किल से कहा, अबे छोड़, कौन है साले? आरुष की ऐसी आवाज़ सुनकर दुआ ने अपनी आंखें खोली और सामने देखकर आरुष अब उससे 2 कदम की दूरी पर था। उसने आरुष के पीछे देखा तो शख्स के हाथ में आरुष की गर्दन थी। ऐसा लग रहा था जैसे शेर के पंजरे में उसका शिकार हो। दुआ की आंखों में चमक आ गई। उसके होठों में धीरे से नाम निकला, शौर्य। फ्लैशबैक। आरुष ने जब दुआ का रास्ता रोका और उसे बदतमीजी करने लगा तो ये सब देखकर आयशा समझ गई थी कि ये आरुष ऐसी नहीं मानेगा। उसने तुरंत उसी पल शौर्य को एक मैसेज सेंड कर दिया। शौर्य तीनों से बात करने के बाद ऑफिस जा रहा था। वो ट्रैफिक में था जब उसने फ़ोन में आयशा का मैसेज आया। आयशा का नाम देखकर उसने मैसेज ओपन पढ़ा। वी नीड योर हेल्प सर, प्लीज़ जल्दी आइए कॉलेज। शौर्य ने उसी टाइम ट्रैफिक क्लियर होते ही रूट चेंज कर दुआ के कॉलेज आ गया। उन लड़कों ने जब सबका क्लासरूम से बाहर निकाला तो उन्होंने आयशा को भी बाहर निकाल दिया था। आयशा कॉलेज के मेन गेट पर आकर शौर्य का वेट करने लगी। शौर्य जैसे ही पहुंचा, गाड़ी से निकला। आयशा ने उसके साथ अंदर आते हुए उसे सब बता दिया। शौर्य ने पूरी बात सुनकर अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और तेज कदमों से क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। शौर्य को जो भी देख रहा था सब कॉलेज में उसे देखकर हैरान थे, पर उसे सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फ्लैशबैक एंड्स। शौर्य ने उसकी गर्दन पकड़े हुए ही उसका सर दीवार से मार दिया। आरुष के सर से खून बहने लगा। शौर्य ने और 2-3 बार उसे ऐसे ही मारा। शौर्य की आंखों के सामने बार बार वही नज़ारा आ रहा था। जब उसने आरुष को दुआ के ऊपर झुके देखा,
उसे सबके सामने ज़बरदस्ती करते देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया था। शौर ने उसी गुस्से में आरुष को मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर दी। जब उसने आरुष को छोड़ा तो वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। दुआ शौर का शैतानी रूप देखकर डर गई थी, पर वो यह भी जानती थी कि ये सब शौर ने उसके लिए ही किया है। वो शौर के गले आकर लग गई। शौर ने भी उसे कीमती खजाने की तरह अपनी बाहों में छुपा लिया। शौर ने देखा तो दुआ उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। उसने दुआ को अपनी बाहों में उठाया और पार्किंग में अपनी कार के पास ले आया। जब शौर ने दुआ को बाहों में उठाकर ले जा रहा था तो ना जाने कितने ही लड़कियों के दिल टूट गए थे और उन सभी का मन जेलसी से भर गया था। वो सभी दुआ को जेलसी हो रही थी। वो सभी दुआ की जगह खुद देखना चाहती थी। आयशा ने पानी की बोतल शौर्य को पकड़ाई और शौर्य ने पानी की कुछ छींटे दुआ के मुंह पर मारी तो वो होश में आई। वो उसे बाहों में भरे खड़ा था। दुआ होश में आते ही उसे अलग होकर खड़ी हो गई। तुम बेहोश क्यों हो गई थी? शौर्य ने सवाल किया। क्योंकि मैडम ने कल से कुछ नहीं खाया है, आयशा ने जवाब दिया। दुआ ने आयशा को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो आयशा ने कहा, ऐसे क्यों देख रही है? सर, मैं बता रही हूँ, इसने कल से कुछ नहीं खाया है। आंटी का फ़ोन आया था, उन्होंने इसे कुछ खिलाने के लिए कहा था। अपनी बात करके आयशा ने कुकीज़ के 2 पैकेट दुआ की तरफ बढ़ा दिए। दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें ये पसंद नहीं है, हम नहीं खाएंगे। गाड़ी का दरवाज़ा खुलकर शौर्य ने दुआ को अंदर बैठने का इशारा किया। हमारी अभी क्लासेस हैं, दुआ ने बहाना बनाते हुए कहा। नहीं सर, आप इसे ले जाइए, आज के लिए इतनी पढ़ाई बहुत है, मैं कल नोट्स इसे दे दूंगी। बोलते हुए आयशा ने दुआ को एक आंख मारी। दुआ ने उसकी इस हरकत पर आंखें छोटी कर उसे देखा। आयशा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम मेरे जानबूझकर फंसा रही हो, दुआ ने मन ही मन खुद से कहा। कौन है ये आरुष मित्तल? आप सभी को इन्फॉर्म करना था कि जलते हैं जिसके लिए एक न्यू सीरीज शुरू हुई है जो कि मेरी आवाज़ में नहीं है, इट्स पॉकेट एफएम ऑडियो की ही आवाज़ में है और स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसीलिए मैंने स्टार्ट की है। तो आप उसे ज़रूर सुनना और देखना कि कैसी है। रियली में बहुत अच्छी है। उसमें हर सोचते कुछ और है, निकलता कुछ और है। बहुत टर्न्स एंड ट्विस्ट है और बहुत ही मतलब ये नहीं है कि कंफ्यूजिंग हो, टर्न्स एंड ट्विस्ट है, बहुत इजी गोइंग है, बहुत अच्छी है। मतलब मज़ा आता है सुना, लगता है कि और आगे क्या होने वाला है। सो कम बैक टू द हम अपने एपिसोड्स पे आ जाते हैं। तो दुआ चुपचाप शौर्य के बगल फ्रंट सीट पर बैठी थी और शौर्य ड्राइविंग कर रहा था। तो बीच बीच में दुआ को देख भी रहा था जो खामोश थी। वो उसी खामोशी से बाहर देख रही थी। तुम ठीक हो? शौर्य ने पूछा। हाँ, दुआ ने धीरे से कहा। कार एक पॉश रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। जैसे ही शौर्य और दुआ कार से बाहर आए, रेस्टोरेंट का मैनेजर बाहर उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़ा था। उसने शौर्य के सामने थोड़ा झुकते हुए ग्रीट करते हुए कहा, वेलकम सर। वेलकम मैम। दुआ को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे लोगों की अटेंशन पाना अच्छा नहीं लगता था। लाइमलाइट में रहना तो शौर्य को भी पसंद नहीं था, पर वो एक ऐसी हस्ती था कि वो ना चाहते हुए भी सबके बीच हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाता था। दुआ और शौर्य अंदर गए। रेस्टोरेंट पूरा खाली था, या यूँ कहे कि शौर्य ने ही उसे खाली करवा दिया था। वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रुका तो दुआ के साथ 3rd फ्लोर के टेरेस पर आ गया। वो रेस्टोरेंट एक ओपन रूफ रेस्टोरेंट था। टेरेस पर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रखा था। शौर्य ने दुआ के लिए चेयर पीछे की तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ये देखकर सदमे में चला गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने शौर्य के बारे में पढ़ा था और काफ़ी सुना था। शौर्य के इस नेचर के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा था। सबकी तरह उसने भी शौर्य की तारीफ में उसे शौर्य का शॉर्ट टेम्पर्ड होना और क्रूर के बारे में सुना और पढ़ा था। क्या कर रहे हैं आप ये सब? दुआ ने झुंझला कर सवाल किया।
शौर ने कोल्ड वॉइस में दुआ की बातों को इग्नोर कर कहा, बैठो। दुआ ना चाहते हुए भी शौर से बात मानकर उसे बैठना पड़ा। शौर ने मैनेजर को इशारे से बुलाया। मैनेजर उसके पास गया तो शौर ने कहा, फर्स्ट एड लाओ। ओके सर, अभी लाया, बोला और मैनेजर खुद फर्स्ट एड लेने चला गया। मैनेजर ने फर्स्ट एड शौर्य के सामने टेबल पर रख दिया। जाओ, मुझे यहाँ तुम में से कोई भी नज़र नहीं चाहिए, शौर्य ने मैनेजर से कहा। पर सर, खाना कौन सर्व करेगा? मैनेजर ने डरते हुए पूछा। मैं खुद कर लूँगा, शौर्य ने कहा तो एक दूसरी बार मैनेजर को झटका लगा। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। ओके सर, इतना बोला और वो वेटर के साथ वहाँ से चला गया। हाथ आगे करो, शौर्य ने कहा और फर्स्ट एड बॉक्स ओपन करने लगा। दुआ ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो शौर्य ने खुद ही उसका हाथ पकड़ टेबल पर रखा और उसके हाथ जो चोट लगने से लगा था उस पर शौर्य ने स्प्रे किया। तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा इससे, शौर्य ने कहा। दुआ की नज़रें दूसरी तरफ थीं। वो शौर्य को देखकर भी नहीं देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। शौर्य ने एक हाथ दुआ के गाल पर रखकर कहा, क्या दुआ, क्यों गुस्सा हो इतना? दुआ ने शौर्य की तरफ देखा और कहा, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं शौर्य जी, हम अपने आप से नाराज़ हैं। क्यों? क्या हो गया? तुम खुद से नाराज़ क्यों? हमें आपसे प्यार क्यों हुआ शौर्य जी? आप हमारी किस्मत, आप क्या बताएं हम आपको? हमारे हाथों की लकीरों में नहीं तो हमें आपसे प्यार क्यों हुआ? उसने रुआसी आवाज़ में कहा। किसने कहा मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं हूँ? किसी ने नहीं, पर कोई हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट भी तो नहीं करना चाहता। सब करेंगे, एक दिन हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को सब एक्सेप्ट करेंगे। शौर्य ने दुआ की प्लेट में खाना सर्व कर उसकी तरफ चम्मच में खाना भर उसके मुंह के पास जाते हुए से खाने का इशारा किया। दुआ ने शौर्य की आंखों में देखते हुए खाना खाया। उसने भी शौर्य को अपने हाथों से खिलाया। दूसरी तरफ एक घर, नहीं उसे घर कहना ठीक नहीं होगा, एक बंगला जिसमें गार्डन में फव्वारे लगे हैं। बंगले के अंदर जाते ही बड़े से हॉल के बीच बीच बड़े बड़े सोफे लगे हैं। सीढ़ियाँ दोनों साइड से गई हुई थी। सीढ़ियों के बगल एक तरफ एक बड़ा डाइनिंग टेबल लगा था। बंगले के छत के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लगा था जिसकी रोशनी पूरे बंगले में फैल रही थी। इस समय हॉल में पड़े सोफे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। अनुराग वालिया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और तेज था, उसके सामने उसका साला बैठा हुआ था, मंजीत मित्तल, जो कि एक पॉलिटिशियन था। उसने बात करते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो जीजा जी, पार्टी तो कब से आपका इंतज़ार कर रही है। अब आप हमारी पार्टी में शामिल हो और हमारी पार्टी को शोभा बढ़ाएं। मंजीत की बात सुनकर अनुराग वालिया ने हल्की हंसी होठों पर लिए कहा, तुम बात कुछ अच्छी करते हो, तुम्हारी बातों से तो कोई भी तुम्हारा गुलाम बन जाए। कैसी बात कर रहे हैं आप जीजा जी, हम एक पॉलिटिशियन हैं, अब हमें ऐसी बातें करना नहीं आएगा तो हमारी सरकार कभी सत्ता में आएगी ही नहीं। तभी अनुराग की दूसरी पत्नी और मंजीत की कज़िन बहन रितिमा वालिया ने उनके सामने कॉफ़ी की ट्रे रखते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप भैया, आपकी सरकार सत्ता में नहीं आएगी तो किसकी सरकार सत्ता में आएगी? मुझे तो पहले से पता चल जाता है आप ही जीतेंगे। अरे ये तुम्हारा प्यार है बहना, मंजीत ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते, अनुराग ने कहा। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। तभी हंसी के शोर के बीच फ़ोन की घंटी बजी। मंजीत ने अपना फ़ोन निकाल कान पर रखते हुए कहा, हेलो। मंजीत के चेहरे से खुशी और उसके होठों से हंसी दोनों एक पल में गायब हो गए जब उसने फ़ोन के दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बातें सुनी।
मैं अभी आ रहा हूँ। अपनी बात खत्म कर मंजीत ने कॉल कट कर दिया। क्या हुआ साले साहब, सब ठीक तो है ना? अनुराग ने पूछा। जिया जी, वो आरुष हॉस्पिटल में। मंजीत ने घबराते हुए कहा। क्या हुआ, सब ठीक है? आरुष ठीक तो है ना? वो कॉलेज में उसकी किसी से लड़ाई हो गई, मंजीत ने कहा और उठकर जाने लगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अनुराग ने उठते हुए कहा। भैया मैं भी आ रही हूँ, रिद्धिमा ने कहा और दोनों के पीछे चल गई। उधर रेस्टोरेंट में दुआ और शौर्य खाने के बाद वहीं पड़े सोफे पर बैठे थे। दुआ के चेहरे से उदासी छटी नहीं रही थी। शौर्य ने दुआ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर तुम ऐसी रहोगी तो मैं कैसे अपने काम पर ध्यान दूंगा? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? दुआ ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं सब कर दूंगा, पर तुम ऐसे सैड नहीं रहोगी? शौर्य की बातें सुनकर दुआ ने कहा, यहाँ आइए हमारे पास। शौर्य उठकर दुआ के करीब चला गया। वो पंजों के बल दुआ के सामने खड़ा बैठा था। दुआ ने शौर्य का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके फॉरहेड पर अपने होंठ रख दिए। वो उसके चेहरे को चूमने लगी। दुआ का इस तरह उसे प्यार करना शौर्य को अच्छा तो लग रहा था, पर उसे कुछ ठीक वाइब्स नहीं आ रही थी। उसके चेहरे की चूम पर उसके आंखों में देखकर कहा, अब आप हमसे नहीं मिलेंगे, किसी भी बहाने से हमसे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। पर क्यों दुआ, तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो, फिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं सब ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी, शौर्य ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। हम जानते हैं आप सब ठीक कर देंगे, पर कुछ लोग नहीं चाहते कि हम आपसे मिलें। तुम्हारी फैमिली, राइट? शौर्य ने बेहद गुस्से से कहा और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। शौर्य का गुस्सा देखकर दुआ ने उसका हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहा, आप गुस्सा नहीं करेंगे, प्रॉमिस करेंगे हमसे? शौर्य ने दुआ की बात सुनकर मुंह घुमा लिया। शौर्य जी, हम आपसे प्रॉमिस मांग रहे हैं, हमारे प्रॉमिस की आप गुस्सा नहीं करेंगे। शौर्य ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, कोशिश कर सकता हूँ बट प्रॉमिस नहीं कर सकता। शांत हो जाइए, दुआ ने कहा और दुआ का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। कैसे हो जाऊँ शांत? तुम मुझे खुद से दूर रहने के लिए बोल रही हो? शौर्य की बातें सुनकर दुआ ने उसे बाहों में भर लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। उसके होठों पर हल्की स्माइल थी और आंखें नम थीं। खुशी इसलिए कि उसे इतना प्यार करने वाला शख्स मिला है, और दर्द इसलिए क्योंकि उससे शख्स दूर रहने की सज़ा मिली है। कुछ देर तक शौर्य ऐसे ही रहा, फिर अपने जज्बातों को सामने झुककर उसने भी दुआ को अपनी बाहों में भर लिया। अभय ने निरंजन शर्मा का फोटो को अन्वय के सामने करते हुए कहा, ये ले, तूने मांगी थी ना? अन्वय ने उन फोटोज़ को लेते हुए कहा, अच्छा एक बात बता, अगर ये मर गया होगा तब हम क्या करेंगे? अबे ओ, अच्छा बोल, जब से इसे बारे में पता चला है तब से मैं इसे ढूंढने में लगा हूँ और तू है कि उसे मारने में लगा है। अरे ढूंढ लेंगे यार, तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है? अन्वय ने कहा। अन्वय, तुझे नहीं पता यार, मैं शुरू से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगा हूँ। जैसे जैसे मुझे सच पता चल रहा है उससे तो यही लगता है कि कोई तो है ऐसा जिसने सबको उलझाया हुआ है और सबके नाक के नीचे ही अपना काम कर रहा है। क्या तुझे कुछ ऐसा लग रहा है जो तूने हमें नहीं बताया? अन्वय ने अभय को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। तो अभय अपने सेंस में आया। उसे एहसास हो गया कि उसने बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। उसने बात बदलते हुए कहा, अभी तो सब छुपा है, राखी भी पता नहीं कहाँ छुपी है। तुझे कुछ पता है उसके बारे में? तू राखी के बारे में क्यों पूछ रहा है? अन्वय ने कहा। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे आए कुछ दिन से ज़्यादा हो गए पर मैंने उसे अभी तक नहीं देखा, अभय ने कहा। जब वो इंडिया में ही नहीं तो दिखेगी कैसे? अन्वय ने कहा। क्या वो इंडिया में नहीं है तो फिर कहाँ है वो? अभय ने पूछा। ये तो राज को ही पता है, उसकी बहन है, उससे पूछ कहाँ है, अन्वय ने जवाब देते हुए कहा। वो साला मुझे कभी नहीं बताएगा कि राखी कहाँ है।
अभय ने मन ही मन खुद से कहा। सो प्लीज़ एक नई सीरीज़ शुरू हुई है, उसे आप ज़रूर सुनिएगा। दैट इज़ जलते हैं तुम्हारे लिए, नहीं जलते हैं जिनके लिए, ठीक है ना, राइट, जलते हैं जिनके लिए। और नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।